हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज यूजीसी प्लगइन। आज के इस वीडियो में हम हाई कोर्ट्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट्स इन इंडिया हमारे जुडिशियल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जहां पर हम अपने सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट बुलाते हैं। एपेक्स कोर्ट का मतलब यानी कि हेड ऑफ ऑल कोर्ट्स। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स जो हैं वो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी माने जाते हैं स्टेट्स में। करंटली हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं। कहा जाता है, इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है कि हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन कई बारी हम देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स होते हैं, राइट? वो कैसे? वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। हम आगे देखेंगे। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, कौन से आर्टिकल्स हैं जो हाई कोर्ट्स के साथ डील करते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली आर्टिकल 214 से लेकर 231 के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो हाई कोर्ट्स के साथ डील करते हैं। अब ये जो आर्टिकल है ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें कॉम्पोजिशन के बारे में बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताते हैं, पावर्स के बारे में बताते हैं, किसके? हाई कोर्ट्स के। जहां पर हम ऑफ कोर्स ये भी देखते हैं कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। हाई कोर्ट का जज कोई बनता है तो वो कितने टाइम तक बनता है, रिटायरमेंट एज क्या होती है, रिमूवल ऑफ द जज कैसे हो सकता है, वो सारा का सारा इन्हीं आर्टिकल्स में, इन्हीं प्रोविजंस में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है। तो हम उनको ही एक एक करके आगे देखेंगे। अब अगर हम हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये पहले ही आर्टिकल 214 में ही लिखा हुआ है। जो आपका फर्स्ट आर्टिकल है पार्ट 6 का, जो हाई कोर्ट के साथ जुडिशरी ऑफ द स्टेट के साथ डील करता है, उसका पहला आर्टिकल 214 में यही लिखा हुआ है। लेकिन बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर स्टेट्स की बात हो रही है तो उसमें यूटी भी इंक्लूडेड है। जैसे हम देखते हैं करंटली JNK एंड लद्दाख, जो दो हमारे यूटीज है, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है। उससे पहले भी अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का अपना एक कॉमन हाई कोर्ट है, राइट? अब अगर हाई कोर्ट है स्टेट में या दो तीन स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट है, तो उस हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो सारे स्टेट्स के ऊपर या एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर रहेगा। इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। और ये जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो दायरा है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको कम भी किया जा सकता है। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, उनके टेन्योर के बारे में, और अगर किसी जज को रिमूव करना है उस प्रोसेस के बारे में, तो ये सारी की सारी चीजें आपको आर्टिकल 217 में देखने को मिलती है। अब जजेस ऑफ द हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे, क्या प्रॉपर तरीके से नंबर होगा, तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा कि कितने जजेस एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में होने चाहिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जैसे ठीक लगता है वो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए हाई कोर्ट बनाएगा, जिसमें ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और अदर जजेस होंगे। कहीं पर कम है नंबर, कहीं पर ज्यादा है, वो फिक्स नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ओके। अब अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, तो अपॉइंटमेंट भी जजेस का हाई कोर्ट के, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, वो भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। जैसे हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में CJI है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और अदर जजेस है, उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही कर रहे थे। तो सिमिलरली अगर हम स्टेट्स में आए तो हाई कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट्स में भी चीफ जस्टिस होंगे उस हाई कोर्ट के, और अदर जजेस होंगे। नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस तो होंगे। तो उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ही करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन अगर अब
अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो वो अकेले नहीं करेंगे। वो बेसिकली क्या करेंगे, गवर्नर जो स्टेट का होगा उससे कंसल्ट करेंगे, और तो और जो हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनसे भी कंसल्ट करेंगे। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, किसके कंसल्टेशन के साथ, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहीं पर अगर अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात हो रही है, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात हो, तो वहां पर भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, अगेन गवर्नर और सीजीआई की कंसल्टेशन के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट भी इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वो अपॉइंट हो चुके हैं, तो अब उनको भी कंसल्ट किया जाएगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अब जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका जो बेसिकली कंसल्टेशन प्रेसिडेंट करते हैं, क्या ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं है, तो इसके ऊपर पहले बहुत डिबेट चलता था। पहले कहा जाता था कि सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी एडवाइस, जो भी यू नो प्रॉपर तरीके से जो भी कंसल्टेशन होगा, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा, एडवाइस बाइंडिंग होगी। लेकिन 1998 में ये बोला गया कि सीजीआई जो है वो अकेले एक तो एडवाइस नहीं देंगे, वो अपने साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस को भी साथ रखकर एडवाइस देंगे, और फिर जो नेम होगा उनको लगता है हाई कोर्ट्स के लिए सही है, जजेस के लिए, जज बनने के लिए, तो वो कंसल्ट करते हुए प्रॉपर तरीके से फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे। और जो ये रिकमेंडेशन होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, अगर तो वो कोलेजियम के थ्रू प्रॉपर तरीके से एडवाइस कर रहे हैं प्रेसिडेंट में, फिर तो बाइंडिंग है। लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से कोलेजियम के थ्रू नहीं एडवाइस दे रहे, नहीं प्रॉपर दे रहे, तो फिर बाइंडिंग नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई तो होगी। क्या ये जो एडवाइस होगी सीजीआई की, ये बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर या नहीं? तो पहले होती थी, अब भी होती है, लेकिन अब सिर्फ सीजीआई ही नहीं, उसके साथ साथ एक प्रॉपर कोलेजियम होगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस का। वो मिलकर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को नाम रेकमेंड करेंगे। और अगर सीजीआई ने अपने कोलेजियम से बिना पूछे रेकमेंड कर दिया कोई नाम, तो फिर वो चीज बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट की। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी हो। सिंपल भाषा में फिर से रिपीट कर रही हूँ भाई, अपॉइंटमेंट होनी है, किसकी अपॉइंटमेंट होनी है, जजेस की होनी है, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है। नंबर कोई फिक्स नहीं है, नंबर कोई फिक्स नहीं है, बट हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, ये कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट अकेले नहीं करेंगे, गवर्नर की कंसल्टेशन लेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन हमें पता है क्या होती है, वैसे ही सिमिलरली हाई कोर्ट के जज अगर किसी को बनना है तो उसकी भी क्वालिफिकेशन होती है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10 ईयर्स के लिए वो जुडिशियल ऑफिस होल्ड करने वाला होना चाहिए, यानी कि जज वगैरह होना चाहिए। ठीक है, जज कह रही हूँ, सच में जुडिशियल ऑफिस होल्ड करने चाहिए, उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशरी का। और अगर 10 इयर्स का ये जुडिशियल ऑफिस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो पर्टिकुलरली वो हाई कोर्ट का एडवोकेट हो सकता है फॉर 10 इयर्स। अब आपको लगेगा कि जज कैसे होगा वो 10 इयर्स, तो जज तो नहीं, पर जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना इंडिया में फॉर 10 इयर्स का मतलब है जैसे लोअर जुडिशरी में होल्ड करते हैं लोग 10 इयर्स के लिए, राइट। ठीक है, तो वो सब चीजें अगर कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर रहा है फॉर 10 इयर्स, तो वो पर्टिकुलर पर्सन एलिजिबल होगा अब जज बनने के लिए हाई कोर्ट का। वहीं पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन हाई कोर्ट का एडवोकेट है फॉर 10 इयर्स, वो भी क्या होगा, एलिजिबल होगा जज बनने का हाई कोर्ट का। तो ये 2 क्वालिफिकेशन है। ऑफ कोर्स सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, ये भी एक क्वालिफिकेशन है जो मेन है। तो टोटल 3 क्वालिफिकेशन हो गई। लेकिन जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 इयर्स और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 इयर्स, इसमें से एक ही एलिजिबिलिटी चाहिए। तो वैसे तो 2 ही एलिजिबिलिटी हुई है,
दो ही क्वालिफिकेशन है जो जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया और इन दोनों में से एक क्वालिफिकेशन, एक एलिजिबिलिटी भी अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या है, क्वालिफाइड है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर वो प्रोविजन नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए थी, एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट की, वो प्रोविजन यहाँ पर नहीं है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए है। तो प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखना। ओके, अब अगर किसी को हाई कोर्ट का जज बनना है तो कोई कोई मिनिमम एज नहीं है, कोई किसी भी एज में हाई कोर्ट का जज बन सकता है। सिमिलरली जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन में भी ये चीज पढ़ी थी, तो वहां पे भी कोई मिनिमम एज नहीं थी, यहाँ पर भी कोई मिनिमम एज नहीं। बट इस चीज का ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला जो एलिमेंट हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, एक क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पर नहीं। आई होप क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस क्लियर हुआ हो आपको। अब अगर हम टेन्योर का बात करें, हाई कोर्ट के जजेस का टेन्योर का बात करें, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई मिनिमम एज तो नहीं है जज बनने की, लेकिन रिटायरमेंट एज है। कोई भी पर्सन कब तक जज ऑफ हाई कोर्ट रह सकता है, जब तक वो 62 ईयर्स का ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 ईयर्स था, हाई कोर्ट के केस में 62 ईयर्स। लेकिन अगर कोई उससे पहले रिजाइन करना चाहता है तो वो रिजाइन कर सकता है, उसको राइटिंग में प्रेसिडेंट को लिखना पड़ेगा। और वहीं पर अगर किसी ने कोई मिसबिहेवियर, कोई इनकैपेसिटी शो की, तो उसका रिमूवल भी हो सकता है, वो हम आगे अभी देखेंगे उसका क्या प्रोसेस है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, सिर्फ एज, रिटायरमेंट एज मेंशन्ड है 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 था, यहाँ पर 62 है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिमूव करना है तो दो ही ग्राउंड्स है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। वही सेम ग्राउंड्स हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए भी है, और तो और प्रोसेस भी सेम है। हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का है। दो ग्राउंड्स, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अगर दोनों हाउसेस में से कहीं पर भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पर क्या किया है, मेंबर्स ने एक मोशन पास कर दिया है कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन को, जो जज है हाई कोर्ट का, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, राइट। तो वहां पर प्रॉपर तरीके से जो स्पीकर है या चेयरपर्सन है राज्यसभा का, वो एक कमेटी बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी को बोलेंगे कि आप इंक्वायर करो, ऐसा हमारे पास एक मोशन आया है, मेंबर्स चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जज को रिमूव किया जाए, आप प्लीज इंक्वायर करो क्या इस पर्टिकुलर जज ने मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी शो की है या नहीं की है। और अगर वो कमेटी ऐसा बोल दे कि यस, इस पर्टिकुलर जज ने इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर शो किया है, तो फिर जो उसके चार्जेस हैं वो दोनों हाउसेस के थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी से पास किए जाएंगे। स्पेशल मेजॉरिटी हम सबको पता है, जिसको नहीं भी पता, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसको हम बोलते हैं, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, अब अगर ये दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास हो गया है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। यानी प्रेसिडेंट कभी भी अपने आप से सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, उसका रिमूवल नहीं कर सकते। प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। प्रोसेस में भी हमने देखा कि अगर मोशन पास हो रहा है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा में, तो वहां पर जो स्पीकर या चेयरपर्सन होंगे, वो एक कमेटी क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उस कमेटी को बोलेंगे कि इंक्वायर करो। अब अगर उस कमेटी ने इंक्वायर कर दिया कि ऐसे कोई चार्जेस नहीं है, तो फिर वो चीज वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उस कमेटी ने बोल दिया कि यस, प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी में से कुछ भी ऐसा एक चार्ज प्रूव हो गया है, तो फिर वो स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस से वो चीज पास की जाएगी और फिर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास जाएगी। फिर जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर पास करेगा रिमूवल ऑफ द जज का। ये इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर क्यों रखा है, बिकॉज हम जजेस के रिमूवल की बात कर रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कोई इजी प्रोसेस नहीं रख सकते।
आज तक कभी भी ऐसा कोई रिमूवल हुआ नहीं है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। बट 2 ग्राउंड्स, प्रूफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यही 2 ग्राउंड्स है जो जजेस का रिमूवल कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, अभी हमने रिमूवल का बात किया, उससे पहले हमने अपॉइंटमेंट का बात किया, क्वालिफिकेशन का बात किया। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है ओथ की। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को ओथ कौन दिलवाता है? यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पर रोल गवर्नर का आया है। यहाँ पर जो रोल है वो गवर्नर का है। जजेस या सीजी जो चीफ जस्टिस होंगे ऑफ द हाई कोर्ट, उनको ओथ, उनको शपथ कौन दिलवाएगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। रिमूवल किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंट। वो चीज तो क्लियर है, लेकिन ओथ, शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर गवर्नर का रोल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सैलरीज एंड अलाउंसेस जो होती हैं जजेस की, वो भी पार्लियामेंट ही फिक्स करेंगे, और कभी भी हम इनकी सैलरीज या अलाउंसेस को कम नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान हम कम कर सकते हैं, जो आज तक कभी हमारे देश में नहीं लगी, टच वुड, राइट। वहीं पर एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि जब वो क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे, या वैसे भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज एन एडवोकेट। वो बेंच का पार्ट है, तो वो बार में जाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे एज एन एडवोकेट। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 219 ओथ की बात करता है, 220 इस रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, 221 जो है वो सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करता है। तो साथ साथ हमें आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ट्रांसफर ऑफ जजेस एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, और होते भी हैं, हम देखते भी हैं न्यूज़ वगैरह में। तो इनकी ट्रांसफर कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं। कैसे करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के थ्रू करते हैं। इस चीज का भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होते हैं। अब अगर वो चीफ जस्टिस बेसिकली टेम्पररी एब्सेंट है, या अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या उन्होंने ऑफिस वेकेट कर दिया है, तो उस टाइम के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा सकता है क्या? तो आंसर है यस। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल 223 में इस बारे में बताया हुआ है। एक्टिंग चीफ जस्टिस टर्म है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही एक्ट करेंगे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना कि इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेंगे। वैसे ही अगर हम बात करें, क्या जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो भी टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं? क्या वो भी एक्टिंग कोई जज अपॉइंट किया जा सकता है? तो आंसर है यस। 224 जो है वो इस बारे में बात करता है। अगेन अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वालिफाइड पर्सन को टाइम पीरियड के लिए एक्टिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं, जब कोई पर्टिकुलर जज अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें कि जो एक्टिंग जज हमने अपॉइंट किए हैं, ये कब तक काम करेंगे? जब तक परमानेंट जो जज है वो रिज्यूम ना करें। अगेन यहाँ पर भी जो एज है वो 62 ईयर्स ही है, यानी कि 62 ईयर्स के एज के बाद कोई एक्टिंग जज भी नहीं बन सकता। इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमने एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट, दोनों की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। वैसे ही एडिशनल जज होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि काम बहुत होता है पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, काम पेंडिंग बहुत होता है, तो वहां पर काम को हैंडल करने के लिए और जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है, एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। बेसिकली प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं।
एडिशनल जजेस जो होते हैं। क्यों? क्योंकि काम को हैंडल करने के लिए है वो। अगेन एडिशनल जज भी अगर कोई अपॉइंट किए कर जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 62 ईयर्स तक ही उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि हाई कोर्ट में कोई भी जज है, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, वो 62 ईयर्स तक ही रह सकते हैं, चाहे वो फिर एक्टिंग हो चाहे वो एडिशनल हो। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तीनों चीजें तो चलो पता लगती हैं कि हाँ काम ज्यादा है, राइट, और या अभी पर्टिकुलर जज या चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटीज को निभा नहीं पा रहे या वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। लेकिन एक और कंसेप्ट आता है रिटायर्ड जजेस का। रिटायर्ड जजेस जो है, क्या उनको अपॉइंट किया जा सकता है? तो आंसर है यस। उनको कौन अपॉइंट करेगा? रिटायर्ड जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है, उनको लगता है कि मुझे और जजेस की जरूरत है, मैं रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करवा लेता हूँ। तो वो क्या करेंगे? बेसिकली एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट से कि वो एक पर्टिकुलर जज या जजेस को जो रिटायर्ड है उनको अपॉइंट करना चाहते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट उस कंसेंट दे दे अपनी, तो फिर उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। रिटायर्ड जजेस की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं ना कि 62 ईयर्स के बाद कोई वहां पर नहीं होगा एक्टिंग या एडिशनल, लेकिन ये जो आपका प्रोविजन है ये बल्कि रिटायर्ड जजेस को इंक्लूड कर रहा है कि वो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा, उनकी कंसेंट ली जाएगी, उनकी कंसेंट ली जाएगी। अगेन ये भी तभी किया जाता है जब टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए काम बहुत है, तो इसीलिए ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए एक्टिंग, एडिशनल और रिटायर्ड, ये तीनों ही प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, जो आर्टिकल 225 से स्टार्ट होता है। अब हमें पता है हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट भी माना जाता है स्टेट। उसकी अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होएगी, मतलब ऐसे केसेस जो डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाएंगे, और एप्लेंट जुरिस्डिक्शन भी होएगी जो बेसिकली हम देखते हैं कि अपील के थ्रू हाई कोर्ट में जाते हैं। फिर रिट जुरिस्डिक्शन भी होएगी, राइट। तो ये सारी की सारी क्या है? जुरिस्डिक्शन है, जिसको आप पावर्स भी कह सकते हो क्योंकि केसेस आते हैं तो वो हाई कोर्ट उनको सुनता है। अगर हम पहली फर्स्ट मतलब सबसे पहले बात करें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, तो हाई कोर्ट के पास ओरिजिनली कौन से केसेस जाते हैं? इलेक्शन से जुड़े हुए, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेशन के, या रेवेन्यू मैटर्स, रेवेन्यू कलेक्शन, या फिर अगर बात करें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट प्रॉपर तरीके से किसी चीज को कर नहीं पा रहा है तो हाई कोर्ट सुमोटो खुद ले लेता है उसमें कॉग्निजेंस, ये हम सारी चीजें देखते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर भी एक्सरसाइज करता है। वो देखता है कि प्रॉपर तरीके से जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, वो कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेटिव तो नहीं है। क्योंकि अगर उसको ऐसा लगे कि कोई पर्टिकुलर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस वो नल और वॉइड घोषित कर सकता है। तो ये सारा का सारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कह लो या पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कह लो, किसकी? हमारे हाई कोर्ट की। वहीं पर अगर एपेलेंट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो वी ऑल नो कि हाई कोर्ट में केसेस अपील के थ्रू जाते हैं। ट्रायल कोर्ट से अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है जो खुश नहीं है ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से, तो फिर वो हाई कोर्ट में अपील दर्ज करवाते हैं। सिविल भी हो सकता है ये मैटर, क्रिमिनल भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें सिविल मैटर्स की, तो हाई कोर्ट में जो एपेलेंट यानी कि अपील करने वाला व्यक्ति है वो डालेगा अपील किस चीज को लेकर? कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जो ट्रायल कोर्ट से, लोअर कोर्ट से नाखुश है तो वो अपील डाल सकता है। फर्स्ट अपील भी होती है, सेकंड अपील भी होती है, ये सारी चीजें सिविल मैटर्स के थ्रू की जाती है।
वहीं पर अगर क्रिमिनल मैटर्स का हम बात करें, हमें पता है कि अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट है जो सेशन कोर्ट ने दे दी है, तो वो चीज़ बेसिकली कंफर्म करवाई जाती है हाई कोर्ट से। वहीं पर पर्टिकुलरली वैसे भी क्रिमिनल मैटर्स में अपील जाती है। अगर 7 या 7 साल से ज़्यादा का कोई सज़ा सुना दी है सेशन कोर्ट ने, एडिशनल सेशन कोर्ट ने, तो अपील आगे फर्दर की जाती है किसके पास? हाई कोर्ट के पास। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, हमें ये पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो अपनी एक्सरसाइज करता ही करता है और खुद से भी वो कई बार सुमोटो ही मैटर्स ले लेता है, राइट? लेकिन अपील के थ्रू, चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, हाई कोर्ट के पास वहां भी क्या जाते हैं? केसेस जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाई कोर्ट का एक कंट्रोल होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। हमारा एक हियरार्की है पूरे कंट्री में, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारा। सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, और हाई कोर्ट के बाद हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे जिसमें हम लोअर जुडिशरी के बारे में देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात करते हैं, वो सारी चीजें। अब उनके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? हाई कोर्ट का ही होगा। अब एक स्टेट है, वहां पे इतने डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उनके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? उस स्टेट के हाई कोर्ट का होगा। यही चीज आर्टिकल 227 जो है वो हमें बताता भी है, राइट? जैसे कि मैंने आपको बोला कि हाई कोर्ट का एक रिट जुरिस्डिक्शन भी होता है जो आर्टिकल 226 में होता है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं, वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पर हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के रिट्स जुरिस्डिक्शन का बात करेंगे, सो दैट हमें और अच्छे से क्लैरिटी हो। तो वो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर ले, लेकिन हम उसको स्किप नहीं कर रहे हैं। रिट जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हाई कोर्ट्स की, क्योंकि वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के रिट जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे। ओके, तो आर्टिकल 226 जो है वो यहाँ पर हमने स्किप इसीलिए किया क्योंकि हम अलग से डिस्कस करेंगे उसे। यहाँ पर हम आर्टिकल 227 की बात कर रहे हैं, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाई कोर्ट है उसका कंट्रोल होता है अपने उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। ओके, अब हाई कोर्ट ऑफ कोर्स कोई भी चीज अगर हियरिंग या जजमेंट देता है, हम देखते हैं ना, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, कर्नाटका हाई कोर्ट हो गया, केरला हाई कोर्ट हो गया, तो उनकी जजमेंट्स एज अ प्रेसिडेंट हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो कोई भी जजमेंट, कोई भी प्रोसीडिंग्स प्रॉपरली जब भी देते हैं तो उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड क्यों करते हैं? ताकि लोग एज अ प्रेसिडेंट उस चीज को रेफर कर सके, उसके डिसीजन को देख सके। एंड ऑन द अदर हैंड ऑफ कोर्स हाई कोर्ट के पास खुद भी ये पावर है कि वो अपने डिसीजन को भी करेक्ट करती है, कई बारी रिव्यू करती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो रिकॉर्ड बनाना तो बहुत जरूरी है, और इसीलिए हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। लास्ट अगर हम बात करें जुरिस्डिक्शन के बाद, तो वो है इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स ऑफ कोर्स हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम इन्हीं को प्रॉपर तरीके से अपने हियरार्की में देखते हैं। और जैसे सुप्रीम कोर्ट या जैसे हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, वही चीज हाई कोर्ट्स के साथ भी देखी जाती है। इनकी अपॉइंटमेंट का अगर हम बात करें, इनके टेन्योर की सिक्योरिटी का अगर हम बात करें, प्रॉपर तरीके से अगर इनकी हम पावर्स का बात करें, तो इंडिपेंडेंसी देखने को मिलती है। और तो और इनके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब चीजें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी जो है वो पिक्चर में आता है। वो कैसे? जितनी भी सैलरीज या अलाउंसेस होंगी ना हाई कोर्ट की, वो तो चलो स्टेट के फंड से जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टेट का जो संसद है वो उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। वहीं पर लेकिन अगर हम हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन की बात करें, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। दैट मीन्स हाई कोर्ट्स के जजेस को जो सेंटर है वो प्रोटेक्ट करती है, उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट करती है, ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद स्टेट का रोल ही खत्म हो जाए। कई बार हो सकता है ना कि स्टेट पेंशन देने से मना कर दे, स्टेट्स का अपना भी पॉलिटिक्स चलती रहती है काफी, तो उस चीज की सिक्योरिटी दे दी है कि नहीं, आपकी जो पेंशन है वो तो सेंटर से ही आएगी।
फिर जो पार्लियामेंट है या स्टेट का जो संसद है वो हाई कोर्ट्स का जो भी कंडक्ट हो जजेस का उसके ऊपर वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। सिर्फ हमें पता है कि अगर रिमूवल की बात हो रही है किसी पर्टिकुलर जज की तो ही इंटरफेरेंस होगा। फिर अगर हम बात करें, हाई कोर्ट्स के पास ये भी फ्रीडम है कि वो अपने खुद के स्टाफ को क्या कर सकते हैं, ऑफिसर्स को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। हम देखते हैं ना, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है क्लर्क को या बाकी अदर ऑफिसर्स को, तो ये चीज भी उनको हमने पावर दी है। और तो और जो हम देखते हैं कि जजेस जो हैं वो आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये भी एक प्रकार से प्रोटेक्शन तो नहीं कह सकता, लेकिन वो अपने काम को, अपने वर्क को एज अ जुडिशियल ऑफिसर, एज अ जज बहुत अच्छे से निभाए। उनके ऊपर कोई किसी पॉलिटिक्स का कोई प्रेशर ना हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद हम यहाँ लगा देंगे, वो लगा देंगे, आप प्रैक्टिस करोगे, ये करोगे, वो सब चीजें ना हो और वो किसी को इस तरह से फिर फेवर ना कर पाए, तो इस चीज को भी प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है, अगेन जुडिशरी के एंगल से अगर हम देखें तो हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें क्या की गई हैं, फॉलो की भी जाती हैं और लिखी भी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा? हमने इस वीडियो में हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, हाई कोर्ट्स के जजेस की टेन्योर क्या होता है, उनका रिमूवल कैसे हो सकता है, वो सब देखा। हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन क्या होती है ये हमने देखी, और किस तरह से हाई कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, उनकी इंडिपेंडेंस सी जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट की जाती है वो भी हमने देखा। बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के एंगल से हर चीज समझी थी, जो हमारा एपिक्स कोड है, वैसे ही हमने इस वीडियो में हाई कोर्ट्स के एंगल से समझा। और अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी रिट्स के ऊपर, जहां पर हम बेसिकली रिट्स का जो जुरिस्डिक्शन है, रिट्स के जो टाइप्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 32 एंड 226, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।